Assalamu alaikum. Welcome to AK Bio. In this video, we are going to discuss about in vitro amplification of DNA by PCR. So PCR is polymerase chain reaction. सो इस वीडियो में हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी हिस्ट्री, प्रिंसिपल, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, पीसीआर कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, टैग ग्रीन पीसीआर मास्टर मिक्स के बारे में स्टडी भी करेंगे। इसी तरह प्रोसीजर ऑफ पीसीआर और उनकी जो मेन 3 स्टेप्स हैं, डीएनए डीनेचरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो पीसीआर क्या है? ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और इसमें क्या होता है कि एक कॉपी ऑफ डीएनए या फ्यू कॉपीज़ ऑफ डीएनए को हम मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। सो एक कॉपी भी अगर आपके पास डीएनए की होगी तो उनके मिलियंस ऑफ कॉपी पीसीआर के थ्रू बनाया जा सकता है। पीसीआर सिर्फ उस रीजन को ही एम्प्लीफाई कर सकता है जिसका सीक्वेंस हमें नोन हो। अगर नोन सीक्वेंस नहीं है तो हम पीसीआर के ज़रिए उस डीएनए पार्ट का एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते। पीसीआर एक जीन को मिलियंस ऑफ कॉपीज़ में कन्वर्ट कर सकता है, वो भी जस्ट फ्यू आवर्स में। Short history of PCR. So in 1983, Dr. Kerry Mullis developed PCR. In 1985, PCR was published by Cyto Corporation. In 1986, purified tag polymerase was first used in PCR. In 1988, automated thermal cycler was introduced बाई परकिन एल्मर। सो ऑटोमेटेड थर्मल साइक्लर क्या होता है कि ये एक मशीन है, एक ऐसा मशीन जिसके अंदर हम पीसीआर को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जब 1993 हो गया तो तब डॉक्टर केरी मुलिस को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिल गया उसकी पीसीआर टेक्नोलॉजी की वजह से। प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर। So PCR is based on DNA replication in vivo. In vivo means inside the cell. So in vivo किसे कहते हैं? Inside the cell, मतलब सेल के अंदर जैसे DNA की डिप्लिकेशन होती है उसी तरह PCR में भी यही फंक्शन है। मतलब PCR में सबसे पहले अगर हम देखें डबल हेलिकल DNA स्ट्रैंड को अनवाउंड किया जाता है तो सिंगल स्ट्रैंड, फिर उसको डुप्लीकेट किया जाता है और रिवाउंड करते हैं। इसी तरह जो डीएनए की एम्प्लीफिकेशन है पीसीआर में वो रिपीटेड साइकिल में होते हैं, और ये साइकिल अबाउट 20 to 40 साइकिल पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें एक डीएनए जो है मिलियंस ऑफ कॉपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो डीएनए जिस डीएनए फ्रेगमेंट को एम्प्लीफाई करना होता है उसका नॉर्मल जो सीक्वेंस है, जो बेस पेयर है, वो अबाउट 0.1 kb to 10 kb ही है। इससे ज़्यादा अगर हो तो नॉर्मली पीसीआर में उनको एम्प्लीफाई नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हम पीसीआर में कुछ मॉडिफिकेशन कर लें तो अप टू 40 kb किसी भी डीएनए या जिसको हम टारगेट डीएनए कहते हैं उसको एम्प्लीफाई कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर पीसीआर रिएक्शन। सो जो मेन रिक्वायरमेंट है हमारे पास डीएनए टेम्पलेट, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, रिएक्शन बफर and bivalent cations. DNA template. So DNA template is a region of DNA that is to be amplified. मतलब जिस रीजन को एम्प्लीफाई करना है उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। जो नॉर्मल साइज लेते हैं टेम्पलेट का वो 0.1 kb to few kb लेते हैं। सो मतलब मैक्सिमम अगर इसने एम्प्लीफाई करना भी है तो 10 to 15 kb का जो हमारे पास टेम्पलेट है ये उसको एम्प्लीफाई करता है। इससे ज़्यादा अगर लंबा होगा तो वो एम्प्लीफाई नहीं करता। अब जो नॉर्मल अमाउंट हम लेते हैं डीएनए का पीसीआर के लिए वो 0.05 to 1 माइक्रोग्राम है। सो इस अमाउंट को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी करते हैं समटाइम।
अब देखो ये हमारे पास डीएनए टेम्पलेट है। टेम्पलेट वो रीजन है जिसका सीक्वेंस हमें नोन होता है। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास टी है, सो उसके अपोजिट ए आना चाहिए। इसी तरह अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी आना चाहिए। तो इसको देख कर हमने न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इसके बाद मैं लगाना स्टार्ट कर दूं तो हमारे पास जो डीएनए न्यू डीएनए होगा, सॉरी न्यू जो न्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पे ये कौन सा लगेगा, इसके ए के खिलाफ टी लगेगा। सो अगर यहाँ पे मज़ीद न्यू मैं ऐड करूँ तो टी है तो टी के खिलाफ उनके कम्प्लीमेंट्री जो है वो ए लगेगा। जी है तो जी के कम्प्लीमेंट्री सी लगेगा। सी है तो इसके कम्प्लीमेंट्री सी लगेगा। जी के तो टी है तो टी के कम्प्लीमेंट्री ए लगेगा। इसी तरह आगे मज़ीद ऐड करते जाएंगे। सो इसका मतलब है कि अगर टेम्पलेट हमारे पास होगा तो एक न्यू सीक्वेंस बनेगा और एक न्यू डीएनए को हम सिंथेसाइज कर सकेंगे। इसलिए टेम्पलेट होना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीसीआर टेम्पलेट डीएनए। सो जो हम डीएनए पीसीआर के लिए यूज़ करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जो टेम्पलेट फर्स्ट पॉइंट है कि टेम्पलेट मस्ट बी कंटेमिनेंट फ्री। सो इसमें डीएनए, फिनोल एंड सिट्रिमोनियम ब्रोमाइड नहीं होने चाहिए। इस तरह इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी हैं जो कि हिंड्रेस प्रोड्यूस करते हैं। अब डीएनए जो है वो कैसे आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल डीएनए हमने कोई ऑर्गेनिज्म, इंसान है या किसी और ऑर्गेनिज्म है, होस्ट है, तो उससे हमने कोई बैक्टीरिया लिया, तो अगर हम बैक्टीरिया को आइसोलेट करना चाहते हैं, बैक्टीरिया के डीएनए को, तो हो सकता है उसमें कुछ क्वांटिटीज़ होस्ट की भी मौजूद हो। इसी तरह फिनोल को हम डीएनए की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो ये भी डीएनए एक सैंपल के अंदर रह सकता है। इसी तरह सिट्रिमोनियम ब्रोमाइड जो है वो सेल की लाइसिस, जो सेल सरफेस है, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होता है। तो अगर ये भी डीएनए के साथ रह गया तो ये भी हिंड्रेस प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह दूसरा है जीसी कंटेंट। सो अगर डीएनए के अंदर जीसी कंटेंट ज़्यादा हो तो वो मेल्टिंग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है, और अगर मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगी तो डीएनए मेल्ट ही नहीं होगा। इसी तरह जो हम नॉर्मल डीएनए टेम्पलेट लेते हैं, सो उसमें अबाउट जीसी कंटेंट 50 to 55% ही होती है। इससे ज़्यादा अगर होती है तो वो हम नहीं लेते, वो ज़्यादा हिंड्रेस प्रोड्यूस करती है। इस तरह कंसनट्रेशन ऑफ टेम्पलेट डीएनए। सो जो हम टेम्पलेट यूज़ करते हैं वो अबाउट 30 नैनोग्राम टू 50 नैनोग्राम डीएनए यूज़ करते हैं, जो कि अबाउट 25 माइक्रोलीटर पीसीआर के लिए ही होता है। मतलब अगर हमने 25 माइक्रोलीटर पीसीआर रिएक्शन बनाना है तो उसमें हम अबाउट 30 नैनोग्राम टू 50 नैनोग्राम डीएनए को यूज़ करेंगे। अगर हम इसमें लेस यूज़ करें इससे तो लेस जो है वो एम्पलीफाई ही नहीं करता, और अगर मोर अमाउंट हम यूज़ करें तो पीसीआर में हिंड्रेस डालता है। A DNA polymerase. So DNA polymerase is an enzyme that synthesizes the new DNA strand. So जो new DNA strand होगा वो polymerase ही सिंथेसाइज करेगा, उसको पोलीमराइज करेगा। अब हमें पता है कि जो पीसीआर है उसमें अबाउट 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो सकता है। सो हम हीट रेजिस्टेंट टैग पोलीमरेज नॉर्मली यूज़ करेंगे। अब जो हीट रेजिस्टेंट है, जिस तरह के हमारे पास एक एग्जांपल है टैग पोलीमरेज, ये कॉमनली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी इंटैक्ट रहते हैं। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें सो अप टू 40 मिनट्स 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एक्टिव रहते हैं। टैग पोलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है उससे हासिल करते हैं, और नॉर्मली ये शॉर्ट सीक्वेंस जो डीएनए टेम्पलेट होंगे उनको एम्पलीफाई करते हैं। पीएफयू ये भी पोलीमरेज है जो कि पायरोकोकस से हासिल करते हैं, और ये लॉन्ग सीक्वेंस को एम्पलीफिकेशन, लॉन्ग सीक्वेंस की एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह वेंट पोलीमरेज है, इनकी हाई फिडेलिटी होती है। इस हाई फिडेलिटी क्यों होती है? क्योंकि ये प्रूफ रीडिंग करते हैं। अब प्रूफ रीडिंग पीएफयू भी प्रूफ रीडिंग कर सकता है और वेंट की भी कुछ ना कुछ प्रूफ रीडिंग है। इस वजह से उनकी जो टेम्पलेट को एक्यूरेटली ये रिप्लिकेट कर देते हैं। प्राइमर्स
सो प्राइमर्स आर 16 to 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ये कंप्लीमेंट्री होते हैं टू 3 एंड साइड ऑफ द सेंस एंड एंटीसेंस कोडॉन, मतलब सेंस और एंटीसेंस के 3 एंड पे जाके अटैच होंगे। अगर प्राइमर मौजूद नहीं है तो वहाँ पे डीएनए की डुप्लीकेशन नहीं होगी, क्योंकि प्राइमर एक इनिशिएशन साइट प्रोवाइड करता है पॉलीमरेज की एक्टिविटीज़ पे। अगर प्राइमर नहीं लगेगा तो पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो अटैच नहीं होगा और ये अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर प्राइमर नहीं होगा तो बिल्कुल पीसीआर के जो प्रोडक्ट है वो बनेंगे ही नहीं। नॉर्मली हम 2 टाइप्स ऑफ प्राइमर जो है वो यूज़ करते हैं। एक फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो एंटी सेंस स्ट्रैंड जो डीएनए का होता है उसके कम्प्लीमेंट्री होता है, जिस तरह रिवर्स प्राइमर जो है वो सेंस स्ट्रैंड के कम्प्लीमेंट्री होता है। वाई वी यूज़ डीएनए प्राइमर इन पीसीआर? सो पीसीआर में हम नॉर्मली डीएनए प्राइमर यूज़ करते हैं, आरएनए प्राइमर यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनकी जो मेन रीज़न है कि जो डीएनए प्राइमर है वो आरएनए प्राइमर से ज़्यादा स्टेबल हैं एट हाई टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट कि जब पॉलीमराइजेशन पीसीआर में होती है तो वो यूनिडायरेक्शन होती है, और उस शॉर्ट डीएनए प्राइमर आरएनए प्राइमर अगर फॉर एग्जांपल लग जाए तो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम सेल के अंदर की बात करें इन विवो रेप्लिकेशन में तो वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है जो कि जो शॉर्ट आरएनए प्राइमर है उसको रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस करता है बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज 1 यूज़ ही नहीं करते, इस वजह से हम डायरेक्टली डीएनए प्राइमर यूज़ करते हैं, आरएनए प्राइमर यूज़ नहीं। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट या DNTPs। सो DNTPs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। जब न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनता है तो उनकी जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो DNTPs हैं। सो DNTPs जो है डीएनए में 4 किस्म के होते हैं। उन 4 में पहला है डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट DATP, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट DTTP, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट DCTP, डीऑक्सी ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट DGTP। डीऑक्सी राइबोज क्या होता है और डीऑक्सी हम क्यों कहते हैं? देखो, ये हमारे पास एक DATP है, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इनका नाइट्रोजनस बेस है जो कि एडेनिन जिसको हम कहते हैं। ये दूसरा जो पार्ट है ये क्या है? ये राइबोज शुगर है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कार्बन नंबर 2 है, अब यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। सो जो कार्बन नंबर 2 है इसके इस रीजन पे H होता है OH की जगह। अगर यहाँ पे OH होता तो हम कहते ऑक्सी। सो यहाँ पे OH की जगह सिर्फ H है, इस वजह से हम कहते हैं डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रिएक्शन बफर। सो रिएक्शन बफर provide a suitable environment for optimum activity and stability of DNA polymerase। जो DNA polymerase है उसके लिए एक suitable environment provide करना रिएक्शन बफर का काम है। जो हम DNA polymerase यूज़ करते हैं उसके लिए जो नॉर्मली रिएक्शन बफर यूज़ होते हैं वो होता है ट्रिस HCl और KCl। सो इसमें जो K आयन है ये प्राइमर अनिलिंग को भी प्रमोट करता है। नॉर्मली हम 10x टैग बफर यूज़ करते हैं जिसमें KCl भी होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, और ये इनके लिए एक प्रोटोकॉल है जिसमें अबाउट 100 मिलीमोलर ऑफ ट्रिस HCl लेते हैं, 500 मिलीमोलर KCl लेते हैं और 15 मिलीमोलर मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं। तो इनको आपस में मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है 10x टैग बफर। डाईवेलेंट केटान। सो वर्ड डाई मीन्स 2 एंड वेलेंट मीन्स वेलेंसी, केटाइन पॉजिटिव आयन। मतलब ऐसे कोई भी चार्ज जिनके ऊपर +2 चार्ज हो उनको कहते हैं डाईवेलेंट केटाइन। जैसा कि नॉर्मली हम DNA PCR में मैग्नीशियम आयन और मैंगनीज आयन यूज़ करते हैं।
जो मैग्नीशियम आयन है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। मैग्नीशियम आयन मेजरली पॉलीमरेज की एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करता है। इसी तरह ये प्राइमर की जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। इसी तरह मोनोवेलेंट कैटायन भी समटाइम यूज़ होते हैं, जैसे कि पोटाशियम आयन है। अब जो पोटाशियम आयन है ये टैग पॉलीमरेज की एक्टिविटीज़ को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है। पीसीआर कंपोनेंट बाय वॉल्यूम, जब हम पीसीआर के लिए रिएक्शन मिक्सचर यूज़ करते हैं तो उनका जो फाइनल वॉल्यूम है वो 25 माइक्रोलीटर तो होता है। तो उसमें मेजरली कौन कौन से कंपोनेंट्स है और उनकी कितनी मिकदार है वो यहाँ पे मौजूद है। सो डीआयोनाइज्ड वाटर अगर होगा तो वो 8.87 माइक्रोलीटर 875 माइक्रोलीटर यूज़ करते हैं। टैग डीएनए जो है वो 2.5 माइक्रोलीटर यूज़ होता है। टेम्पलेट डीएनए जो है 3.0 माइक्रोलीटर, मैग्नीशियम क्लोराइड 2 माइक्रोलीटर, डीएनडीपीज जो है 3 माइक्रोलीटर, फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो 2.5 माइक्रोलीटर, इस तरह रिवर्स प्राइमर जो है वो भी 2.5 माइक्रोलीटर, टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 0.725 माइक्रोलीटर और इन सब की जो फाइनल वॉल्यूम है वो 25 माइक्रोलीटर आता है। ड्रीम टैग ग्रीन पीसीआर मास्टर मिक्स, मास्टर मिक्स में पीसीआर के कंपोनेंट्स को ऑप्टिमम कंडीशन में मिलाए जाते हैं। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन उनकी होती है। इसमें मेजरली ड्रीम टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है, ऑप्टिमाइज ड्रीम टैग ग्रीन बफर, मैग्नीशियम क्लोराइड और डीएनटीपीज मौजूद होते हैं। अगर हम मास्टर मिक्स यूज़ करते हैं तो वो कन्वेंशनल टैग डीएनए पॉलीमरेज से ज़्यादा काम देते हैं और ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मास्टर मिक्स, सो पहला सिग्निफिकेंस कि अगर हम मास्टर मिक्स यूज़ करते हैं तो पीसीआर परफॉर्म करने के बाद प्रोडक्ट को डायरेक्टली जेल के ऊपर रन करते हैं। इनकी हाई यील्ड प्रोड्यूस करते हैं और ये हाई सेंसिटिव होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए को भी ये रिप्लिकेट कर लेते हैं। अगर हम जीनोमिक डीएनए की बात करें तो जीनोमिक डीएनए अप टू 6 KB एम्पलीफाई कर सकते हैं और वायरल डीएनए जो है वो 20 KB तक एम्पलीफाई कर सकते हैं। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंस है कि ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट करते हैं न्यू स्ट्रैंड में, लेकिन जो DUTP है जो कि एक RNA का न्यूक्लियोटाइड है तो उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करता। इसी तरह जो मास्टर मिक्स की कुछ मसाइल हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये कि जो मास्टर मिक्स में कंसंट्रेशन जो है वो एग्जैक्ट यूज़ होती है। सो हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमें कोई ज़रूरत है, हमने किसी अभी कंपोनेंट की जो मिकदार है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है तो उस वक्त जो मास्टर मिक्स है वो एक ड्रॉबैक देता है। Procedure of PCR. PCR is performed on thermocycler, also known as thermocycler, PCR machine or DNA amplifier. So it is a laboratory apparatus widely used for the amplification of DNA segment. So यहाँ पे DNA की segment को amplify करेगा किस PCR chain reaction के थ्रू। So ये reaction जो है पीसीआर का जो रिएक्शन है वो स्मॉल ट्यूब्स में होता है। उन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं पीसीआर ट्यूब्स। अब ये पीसीआर ट्यूब्स जिनकी वॉल्यूम अबाउट 10 to 200 माइक्रोलीटर होती है, इन पीसीआर ट्यूब को हम थर्मोसाइक्लर में रखते हैं सारे कंपोनेंट डाल के, तो इसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अब जो ये प्रोसीजर है इनमें जो मेन स्टेप हैं वो 3 है। सबसे पहला डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। सो डीनेचुरेशन 90 to 95 डिग्री या 98 डिग्री अप टू 98 डिग्री भी हो सकती है, तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डीनेचुरेशन होती है और ये डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है वो अप टू 1 मिनट्स होता है। इसी तरह अनीलिंग जो है उसमें लो टेम्परेचर यूज़ होता है। नॉर्मली हम 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज़ कर सकते हैं और अगर ज़्यादातर यूज़ 50 से अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा कर भी लें तो अप टू 60 मैक्सिमम ये टेम्परेचर रहता है।
और ये प्रोसेस जो है वो 45 सेकेंड लेता है। इसी तरह एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होती है और ये प्रोसेस अबाउट 1 to 2 मिनट्स के लिए होता है। सो पीसीआर के अंदर जो एक डीएनए की रिप्लिकेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ साइकिल होती है और एक पीसीआर में अबाउट 20 to 40 साइकिल्स होते हैं। अगर हम 100% एफिशिएंसी लें तो तकरीबन 20 साइकिल के बाद तकरीबन 220 फोल्ड्स डीएनए की एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी। स्टैंडर्ड थर्मोसाइकिल, सो ये हमारे पास एक ग्राफ है पीसीआर मशीन की। सो यहाँ पे हम वाई एक्सिस के ऊपर रखते हैं टेम्परेचर को और एक्स एक्सिस के ऊपर हम रखते हैं टाइम को। सो हमारे पास ये पहला मेन स्टेप है जिसमें एक ये देखो हमारे पास एक डीएनए है, डबल हेलिकल डीएनए। अब इस डीएनए को डीनेचर किया जाता है अप टू 1 मिनट। जब ये 1 मिनट में डीनेचर किया जाता है तो ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो फिर नेक्स्ट स्टेप में 45 सेकेंड के लिए क्या करते हैं, प्राइमर अनील करते हैं। सो ये जो प्राइमर अनीलिंग है तो इसकी अगर हम टेम्परेचर देखें तो तकरीबन इसकी टेम्परेचर आ रही है अप टू 50 या 52 53 इस तरह टेम्परेचर आती है। सो 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्राइमर क्या हो जाते हैं, अनील हो जाते हैं, मतलब डीएनए स्टैंड के साथ बाइंड हो जाते हैं। जो हमारे पास टेम्पलेट है, अब ये हमारे पास टेम्पलेट है रेड में और जो हमारे पास ग्रीन है ये प्राइमर है। सो इसके बाद प्राइमर की एक्सटेंशन होगी। तो जो एक्सटेंशन का अमल है ये अबाउट 2 मिनट्स टाइम लेता है और एक्सटेंशन जो मेन प्रोसेस है उसमें न्यू स्टैंड जो है वो कम्प्लीटली बन जाता है। डीनेचुरेशन, सो डीनेचुरेशन पहला स्टेप है और इसमें 1 मिनट के लिए हम 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ओरिजिनल डीएनए होता है उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। जब वो ब्रेक होंगे तो हमारे पास सिंगल डीएनए स्टैंड आ जाएंगे। सो इस अमल को डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंड डीएनए भी कहते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक डबल हेलिकल डीएनए है और ये हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तकरीबन 94 या 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब हम इतना हीट प्रोवाइड करेंगे तो 2 स्टैंड आपस में सेपरेट हो जाएंगे। सो इस स्टैंड को अलग फिर एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं और ये भी एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं। अनीलिंग, सो अनीलिंग में टेम्परेचर को लो किया जाता है अप टू 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इससे जो डीएनए प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज है वो जाकर अटैच हो जाएंगे उस टेम्पलेट के साथ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेम्पलेट है, ये हमारे पास एक प्राइमर है। तो इस पे ये प्राइमर भी अनील होंगे और साथ में यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक पॉलीमरेज है तो पॉलीमरेज भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो इनका मेन काम है कि जो प्राइमर और पॉलीमरेज है ये अनीलिंग में टेम्पलेट के साथ अटैच हो जाते हैं। अब जब हम टेम्परेचर को देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम टू लो टेम्परेचर दें तो प्राइमर कहीं और पे बाइंड हो जाएगा और इम्परफेक्ट बाइंडिंग हो जाती है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को टू हाई कर लेते हैं तो वहाँ पे प्राइमर बाइंड ही नहीं होता। सो अगर टू हाई टेम्परेचर होगा तो प्राइमर बाइंड नहीं करेगा। इसी तरह जब हम अनीलिंग टेम्परेचर देखते हैं तो वो ज़रूरी है जो मेल्टिंग टेम्परेचर है प्राइमर की उससे तकरीबन 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर रखते हैं। एक्सटेंशन, सो द डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज्ड अ न्यू कम्प्लीमेंट्री स्टैंड। जब डीएनए पॉलीमरेज एक न्यू कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाता है इस अमल को एक्सटेंशन कहते हैं। अब इसमें जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनटीपीज न्यूज़ कम्प्लीमेंट्री स्टैंड में ऐड करते हैं और ये अबाउट 5 to 3 डायरेक्शन मूव करता है। मतलब जो न्यू स्टैंड बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। अब इनका जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है डीएनए के जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी एक्टिविटी पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक पॉलीमरेज है, उसकी नॉर्मल जो हम अप्रोक्सीमेटली जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं
वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर आप 95 डिग्री से ज़्यादा करते हैं या 95 से कम करते हैं तो वो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होगा। सो सिंपली जो डीएनए टैग पॉलीमरेज है उसके लिए जो 95 डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्या है, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो इस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता क्या है कि ये ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर इंजाइम अच्छा काम करे, बेस्ट काम करे। तो इस वजह से जो टैग पॉलीमरेज है उसकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो अगर फर्स्ट स्टेप हम देखें डीनेचुरेशन, तो ये देखो हमारे पास एक डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर है और डबल हेलिकल डीएनए 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर क्या हुआ, डीनेचर हुआ। तो उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने के बाद दो स्टैंड बनेंगे। अब ये जो है 5 to 3 प्राइम स्टैंड है और ये 3 to 5 प्राइम स्टैंड है। सो ये दोनों स्टैंड बन जाएंगे और दोनों एज अ टेम्पलेट वर्क करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अनीलिंग है। तो अनीलिंग में क्या होता है कि जो डीनेचुरेशन के बाद जो हमारे पास टेम्पलेट बनते हैं उनके बोथ साइड के जो 3 एंड साइड है, जैसा कि इसका ये 3 एंड है और इसका ये 3 एंड है, तो 3 एंड साइड पे जाके प्राइमर अटैच हो जाता है। अब प्राइमर जब अटैच होगा तो इसके बाद जो है डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी शो कर सकता है। तो इसके बाद अब डीएनए ने अपनी एक्टिविटी शो करनी है और जब डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा तो न्यू स्टैंड जो है डीएनए स्टैंड वो बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखो जो येलो में है ये हमारे पास प्राइमर है और जो रेड में है ये एक न्यू स्टैंड बन रहा है। सो ये जो न्यू स्टैंड है इस न्यू स्टैंड की फॉर्मेशन को एक्सटेंशन कहते हैं। अगर हम एम्प्लीफिकेशन की बात करें तो अगर एक साइकिल चलता है, एक साइकिल का क्या मतलब है कि एक साइकिल में पहला काम कि डीनेचुरेशन होगी, उसके बाद अनीलिंग होगी, उसके बाद एक्सटेंशन होगी, तो एक कंप्लीट हुआ। अब एक कंप्लीट होने के बाद एक स्टैंड के 2 बनेंगी कॉपीज, इन कॉपीज को एम्प्लिकान भी कहते हैं। इसी तरह अगर दूसरा साइकिल होगा तो 2 से 4 बन जाएंगी, तीसरा साइकिल होगा तो 4 से 8 बन जाएंगी, चौथा साइकिल होगा तो 8 से 16 बन जाएंगे। इसी तरह कर करा के अगर हम देखें कि अगर 100% इफ़िशियंसी हो तो 20 साइकिल के बाद अप टू 20 फोल्ड एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी। विजुअलाइजेशन ऑफ पीसीआर। सो जब पीसीआर कंप्लीट हो जाए और इसकी कंप्लीशन को तकरीबन 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं, तो 2 to 3 आवर्स के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमने जीन लिया था वो एम्प्लीफाई हुआ है या नहीं। सो ये चेक करने के लिए हमने क्या करना है, पीसीआर प्रोडक्ट को लेना है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लोड करना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक अमल है जिसके ज़रिए हम डीएनए को ऑन द बेस ऑफ साइज एंड ऑन द बेस ऑफ चार्ज सेपरेट करते हैं। अगर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें ये ऐड कर लूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते हैं तो जेल में ये हमारे पास होते हैं वेल, तो इन वेल्स में हमने सैंपल भी लोड करना है और एक हम यूज़ करते हैं लेडर। सो जब लेडर यूज़ करते हैं, लेडर का मेन काम क्या है, लेडर एक नॉन सीक्वेंस के डीएनए स्टैंड होते हैं। जब हम इनको रन करते हैं तो इनकी इस तरह डिफरेंट बैंड्स आ जाएंगे। जैसा कि अगर ऊपर वाले बैंड को देखें तो हमें मालूम है कि ऊपर वाला जो है वो 1500 बेस पेयर का बैंड है। इस तरह अगर हम नीचे वाले को देखें तो ये तकरीबन 100 बेस पेयर का एक बैंड है। सो जब हम लेडर रन करते हैं बाकी सैंपल के साथ, तो बाकी सैंपल के साथ इस लेडर को कंपेयर करेंगे। जैसा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस 2 वाले सैंपल को कंपेयर करता हूं तो ये तकरीबन इसके 400 के साथ मैच होता है। तो इसका मतलब है कि जो अननोन हमने डीएनए की सीक्वेंस मतलब जो डीएनए बैंड्स आया है, जो न्यू बैंड भी 400 बेस पेयर का ही होगा। सो इसी तरह अगर बैंड आते हैं, जैसे कि इसमें देखो बैंड आ गया है, तो इसका मतलब है हमारी रेप्लिकेशन जो है वो हो चुकी है, डीएनए को हमने एम्प्लीफाई कर लिया है। लेकिन अगर बैंड ना आते तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो नहीं बना, एम्प्लीफिकेशन डीएनए की नहीं हुई।
Advantage of PCR. So first advantage is it is simple to understand and simple to use. Easily हम इसको understand कर सकते हैं, easily इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं. Automated है, so जब हम इसको रन करते हैं खुद ब खुद चलता है और लास्ट में हमें millions of copies दी जाती हैं. सो फास्ट है, फास्ट इसलिए क्योंकि अबाउट 2 to 3 आवर्स में ये मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना लेते हैं और इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी रिलायबल हैं. इसके बाद ये हाई सेंसिटिव है, अगर लेस अमाउंट ऑफ डीएनए भी आप प्रोवाइड करो तो ये उसको भी एम्पलीफाई कर सकते हैं. इसके बाद पीसीआर की एबिलिटी है कि वो मिलियन टू बिलियंस ऑफ कॉपी बनाए और फिर इन मिलियंस ऑफ कॉपी को हम डिफरेंट वर्क के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि कभी सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लोनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ डीएनए मतलब डिफरेंट जो डीएनए के ऊपर एनालिसिस करते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब पीसीआर के ब्रॉड यूजेस हैं. अब लास्ट पॉइंट है कि इसके जो प्रोटोकॉल है मतलब तरीका है वो इजी है और डिफाइंड है और हम इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं. लिमिटेशंस ऑफ पीसीआर. पहला लिमिटेशन है कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कंटेमिनेटेड डीएनए होगा तो पीसीआर उसको भी एम्पलीफाई कर देता है क्योंकि ये हाई सेंसिटिव है और हमारे पास एम्बिगुअस रिजल्ट आते हैं. हमारे लिए पीसीआर की सीक्वेंस इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है. अगर पीसीआर का जो पीसीआर में हमने कोई अननोन रीजन डाल दिया तो हम उसको एम्पलीफाई नहीं कर सकते. सो सिंपल एक ऐसे रीजन को एम्पलीफाई कर सकते हैं जिनकी सीक्वेंस नोन हो या ऐसा एक अननोन सीक्वेंस जो कि नोन सीक्वेंस के रीजन के दरमियान मौजूद हो. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अननोन सीक्वेंस है इधर से लेके यहाँ तक. सो ये एंड वाले जो हैं ये भी हमें नोन है और ये भी हमें नोन है. तो अगर हमारे पास नोन मौजूद हैं और उनके बीच एक अननोन है तो उनको भी एम्पलीफाई कर सकते हैं, या अगर कम्प्लीटली नोन है तो भी एम्पलीफाई कर सकते हैं. लेकिन अगर अननोन होगा तो हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते. इस तरह इनफिडिलिटी है. इनफिडिलिटी रिप्लिकेशन में क्या होती है कि जो टेक पॉलीमरेज है वो नॉर्मली प्रूफ रीडिंग नहीं करते तो इनके एरर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तकरीबन अगर 20 साइकिल होते हैं तो अप टू 40% एरर होता है. इसी तरह अगर उनकी एम्पलीफिकेशन देखें तो शॉर्ट साइज डीएनए को ये एम्पलीफाई करते हैं. अप टू 5 के भी नॉर्मली ये एम्पलीफाई करते हैं. लेकिन अगर हम पीसीआर में कुछ मॉडिफिकेशन कर लें तो वो 40 के बी तक भी एम्पलीफाई कर लेगा. लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हो तो वो कभी भी एम्पलीफाई नहीं कर सकता. इसलिए हम इनको जीनोमिक सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में पीसीआर को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे जो जीनोम है वो काफ़ी लेंथ वाले होते हैं. थिंग्स टू ट्राई इफ़ पीसीआर डज नॉट वर्क. अगर पीसीआर काम नहीं करता इसके मतलब दो बनते हैं. सबसे पहले कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली बन ही नहीं रहे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. सबसे पहले चेक क्वालिटी ऑफ डीएनए. जो डीएनए हम यूज़ करें उनकी क्वालिटी चेक करें. मतलब अगर कोई ज़्यादा पुराना डीएनए हमने लिया है जिसको काफ़ी दिन हो गए तो उसमें डिग्रेडेशन हो सकती है, इस वजह से फिर पीसीआर प्रोडक्ट नहीं बनता. इसी तरह रिड्यूस अनीलिंग टेम्परेचर. अगर अनीलिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हम उसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं ताकि प्राइमर जो है वो टेम्पलेट के साथ बाइंड हो जाए. इंक्रीज़ मैग्नीशियम कंसंट्रेशन. मैग्नीशियम हमें पता है कि वो क्या करता है, पॉलीमरेज की एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करता है और प्राइमर बॉन्डिंग को भी सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं पे. मैग्नीशियम कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो प्राइमर और पॉलीमरेज जो है वो बाइंड होंगे और अपना काम करेंगे. यूज़ डिफरेंट थर्मोस्टेबल इंजाइम. हमारे पास जो इंजाइम हम यूज़ करेंगे जिस तरह के टैग पॉलीमरेज है, पीएफयू है, तो अगर पीएफयू से काम नहीं चलता तो वेंट इस्तेमाल करो, वेंट से काम नहीं चलता तो टैग इस्तेमाल करो. तो मतलब डिफरेंट थर्मोस्टेबल इंजाइम आप यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह एक और मसला भी हो सकता है कि जो हमारे पास प्राइमर होंगे फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर तो उनका भी मसला हो सकता है. तो वो भी हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पुराने प्राइमर हो तो वो डिग्रेड हो सकते हैं. तो इसलिए फिर जो एम्पलीफिकेशन है वो नहीं होती. इसलिए हम पुराने प्राइमर को रिमूव करें और उनकी जगह कोई न्यू स्टॉक जो है वो यूज़ करें. इफ़ एक्स्ट्रा स्प्यूरियस प्रोडक्ट बैंड्स. अगर एक्स्ट्रा बैंड्स कहीं पे आ जाए मतलब जो मेन बैंड्स हैं
उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बैंड आते हैं, हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो नहीं आता, तब क्या कर सकते हैं, इंक्रीज अनिलिंग टेम्परेचर, अनिलिंग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम को रिड्यूस करें, या जो नंबर ऑफ़ साइकिल हैं उनको आप रिड्यूस करें ताकि जो इनफर्टिलिटी है वो कम हो। ट्राई डिफरेंट इंजाइम, सो हम डिफरेंट इंजाइम यूज़ कर सकते हैं ताकि फिर जो बैंड्स हैं वो अच्छे आए और एग्जैक्ट आए। एप्लीकेशन, PCR इज़ मॉलिक्यूलर टेक्निक टू एम्पलीफाई DNA सेगमेंट, सो हम DNA सेगमेंट को डिफरेंट पर्पस के लिए एम्पलीफाई कर सकते हैं, जिस तरह के क्लिनिकल और रिसर्च लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशन होते हैं, जैसा कि हम डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जेनेटिक फिंगरप्रिंट के लिए भी PCR यूज़ कर सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए भी हम PCR यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन इन इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट में कोई इन्फेक्शन है तो उसको मालूम करने के लिए भी हम PCR यूज़ करते हैं। इसी तरह PCR को हम रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। लेट्स ट्राई सम MCQs ऑन PCR. PCR टेक्निक was developed by, so first MCQs है PCR जो टेक्निक है वो डॉक्टर कैरी मुलेस ने डेवलप किया था, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, इट इज़ अ DNA सीक्वेंसिंग टेक्निक, तो ये DNA सीक्वेंसिंग नहीं है, इसमें हमने DNA सीक्वेंसिंग नहीं पढ़ा, इसका मतलब है ये गलत है। इट इज़ अ DNA डिग्रेडेशन टेक्निक, सो यहाँ पे DNA की डिग्रेडेशन के लिए भी हम नहीं करते। इट इज़ DNA एम्प्लीफिकेशन, तो यहाँ पे DNA एम्प्लीफिकेशन जो है तो ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इनमें हम DNA की एम्प्लीफिकेशन करते हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट फॉर द PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इसमें हम एक्यूरेट देखते हैं। सबसे पहला है ऑटोमेटेड PCR आर कॉल्ड थर्मल साइकिल, बिल्कुल इनको थर्मल साइक्लर ही कहते हैं। अ थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड, सो थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज भी रिक्वायर्ड होता है PCR में। मिलियंस टू बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डिजायर्ड PCR कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रोग्राम, सो ये भी करेक्ट है कि अगर हम एक माइक्रोग्राम ले लें, फ्यू माइक्रोग्राम ले लें तो उससे मिलियंस ऑफ कॉपीज बन सकती हैं, सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबव। थर्मस एक्वेटिकस इज द सोर्स ऑफ, सो जो मेन थर्मस एक्वेटिकस है वो किसका सोर्स है, वो टैग पॉलीमरेज का सोर्स है, सो थर्मस एक्वेटिकस से हम टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं, तो इसको करेक्ट ऑप्शन होगा टैग पॉलीमरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोस्टेबल इंजाइम, सो कौन सा थर्मोस्टेबल नहीं है, पहले PFU थर्मोस्टेबल है, टैग तो पता है थर्मोस्टेबल है, वेंट भी थर्मोस्टेबल है, सो इसका मतलब है DNA पॉलीमरेज 3 जो है वो थर्मोस्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ PCR, सो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ PCR देखते हैं कि कौन कौन से हैं। 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, एग्जैक्ट करेक्ट है, हमें 2 प्राइमर चाहिए, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। इस तरह DNA सेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड, सो हमें टारगेट रीजन भी चाहिए, टेम्पलेट, सो ये भी करेक्ट है। अ हीट स्टेबल DNA पॉलीमरेज, तो हीट स्टेबल DNA पॉलीमरेज भी हमें चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वाई आर वेंट पॉलीमरेज एंड PFU मोर एफिशिएंट देन द टैग पॉलीमरेज, सो टैग पॉलीमरेज से वेंट पॉलीमरेज क्यों ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वेंट पॉलीमरेज और टैग PFU में प्रूफ रीडिंग होती है जबकि टैग में प्रूफ रीडिंग नहीं होती, सो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सो इसका जो मेन पहला स्टेप है, पहला स्टेप कौन सा होता है, डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप अनीलिंग, तीसरा जो है एक्सटेंशन, सो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ प्राइमर टू द डीनेचर्ड स्टैंड कॉल्ड, सो अगर प्राइमर डीनेचर स्टैंड के साथ अटैच होता है तो उसको हम अनीलिंग कहते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, डीनेचुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ। सो डीनेचुरेशन आपको पता है कि जब हम हाई हीट देते हैं जैसे कि 90 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस पे जो डीएनए है, जैसे कि ये हमारे पास डीएनए है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और इनके अलग अलग स्ट्रैंड बनेंगे। सो जब ये आपस में अलग अलग स्ट्रैंड बनाते हैं तो इनको हम डीनेचुरेशन कहते हैं, और ये जो है 90 से अबाउट टेम्परेचर पे होता है। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग पीसीआर। सो इनमें देखेंगे कि कौन सा पीसीआर के मुताबिक ट्रू है। पहला ऑप्शन है प्राइमर एक्सटेंशन अकर एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड, तो करेक्ट है, 72 पे ही प्राइमर एक्सटेंशन होती है। डीनेचुरेशन इन्वॉल्व हीटिंग एट 90 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड, सो ये भी करेक्ट है कि 90 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीनेचुरेशन होती है। अनीलिंग इन्वॉल्व्स द बाइंडिंग ऑफ प्राइमर बिटवीन 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये तकरीबन 50 to 60 ही होता है, इतना 40 तक भी तकरीबन इतना नहीं जाता। सो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पोलीमरेज यूज्ड फॉर पीसीआर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। सो पोलीमरेज जो कि हम पीसीआर में यूज़ करते हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहला है होमो सेपियन, इंसान से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी गलत है। थर्मस एक्वेटिकस, तो थर्मस एक्वेटिकस हमें पता है कि पोलीमरेज जिसको हम टैग पोलीमरेज कहते हैं, तो थर्मस एक्वेटिकस से ही हासिल करते हैं। इस तरह ई कोलाई से हम हासिल नहीं करते, सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस से भी हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एट व्हाट टेम्परेचर डज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए डबल हेलिकल टेक्स प्लेस। सो किस पे डीनेचुरेशन होती है, तो हमें पता है कि 94 डिग्री पे होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 94 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी डीएनए डुप्लेक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन डीएनए डुप्लेक्स आफ्टर 4 साइकिल ऑफ पीसीआर। के मतलब अगर 4 साइकिल पीसीआर के होंगे तो कितने बनेंगे। देखो पहला साइकिल चलेगा तो उसमें 1 से 2 बनेंगे, दूसरे साइकिल में 2 से 4 बनेंगे, तीसरे साइकिल में 4 से 8 बन जाएंगे, चौथे साइकिल में कितने बनेंगे 4 8 से 16। सो इसका मतलब है उसने चौथे साइकिल का पूछा है, तो चौथे साइकिल में कितने बनते हैं 16। सो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, प्राइमर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलीमरेज चेन रिएक्शन आर। सो जो प्राइमर हम यूज करते हैं पोलीमरेज चेन रिएक्शन में वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए न्यूक्लियोटाइड। सो हमने पढ़ा था कि ये आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड नहीं होते, डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। दूसरा है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, सो ये करेक्ट ऑप्शन है। सो जिस तरह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, तो ये भी गलत है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एट व्हाट टेम्परेचर डज अनीलिंग ऑफ डीएनए एंड प्राइमर टेक प्लेस। सो अनीलिंग जो है वो लो टेम्परेचर पे होती है, और लो टेम्परेचर तकरीबन 54 डिग्री, मैंने जो बताया था अनीलिंग जो है वो 50 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होती है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर यूजेस। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जब हम एमआरएनए से मैसेंजर आरएनए से क्या बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए से हम डीएनए बनाते हैं, कॉपी ऑफ डीएनए। जब मैसेंजर आरएनए से कॉपी ऑफ डीएनए बनाते हैं, इस अमल को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो उसमें एमआरएनए से कॉपी ऑफ डीएनए बनाई जाती है। तो ये प्रोसेस जो पीसीआर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, तो ये भी इसी पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं ऑप्शन, आरएनए इज अ टेम्पलेट टू फॉर्म डीएनए। सो आरएनए को नहीं
mRNA को हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन 1 गलत है। दूसरा बी, mRNA इज अ टेम्पलेट फॉर कॉपी ऑफ DNA। सो ये देखो आ गई बात, तो mRNA से कॉपी ऑफ DNA बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। DNA इज अ टेम्पलेट फॉर सिंगल स्ट्रैंड DNA। सो ये भी गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which of the following is an application of polymerase chain reaction? So polymerase chain reaction की कोई एक एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। सो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस ये भी इसकी एप्लीकेशन है। साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन नहीं है, साइट स्पेसिफिक ट्रांसलोकेशन ये भी नहीं है। सो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Question number 19. Which of the following is true for asymmetric PCR? So asymmetric PCR किसे कहते हैं? इस PCR में एक स्ट्रैंड की एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा होती है और दूसरे स्ट्रैंड की एम्प्लीफिकेशन कम, ये बिल्कुल नहीं होती। सो इस तरह सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA सीक्वेंस हमारे आ जाता है। सो अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यूज्ड फॉर जनरेटिंग डबल स्ट्रैंड कॉपीज फॉर DNA सीक्वेंस। सो DNA सीक्वेंस के लिए डबल स्ट्रैंड कॉपी, सो डबल स्ट्रैंड नहीं, हमें सिंगल स्ट्रैंड लेना है यहाँ पे। सो सिंगल स्ट्रैंड जो दूसरा ऑप्शन है, यूज फॉर जनरेटिंग सिंगल स्ट्रैंड कॉपीज फॉर DNA सीक्वेंस। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। बोथ ए एंड बी ये भी गलत होगा, एंड ऑल ऑफ अबाउ, नॉन ऑफ अबाउ तो ये भी गलत है। सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द पोलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर। सो पहला है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो टारगेट जीन है उसकी एम्प्लीफिकेशन करते हैं, तो करेक्ट है। कंस्ट्रक्शन रैपिड मैप, सो रैपिड मैप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं PCR को। डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसजीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। सो एक जानदार में ट्रांसजीन भी देख सकते हैं। ट्रांसजीन क्या होते हैं कि ऐसे कोई जीन्स जो कि हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में। सो मतलब एक ऑर्गेनिज्म में आर्टिफिशियली जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जीन्स, उनको ट्रांसजीन कहते हैं। तो वो भी हम PCR के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। Thank you.